यूज ऑफ एडवर्ब, जिसको शुरू करेंगे और साथ में थोड़ा सा पहले एडवर्ब के बारे में भी समझेंगे कि होता क्या है। एडवर्ब की पहले बेसिक क्वालिटी समझ ले। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं दोज विच टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ। क्वालिटीज ऑफ व्हाट, क्या क्या क्वालिटीज बताएंगे। या तो ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, या किसी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर देंगे। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता था? नाउन की। अब नाउन के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, खुद एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है एडवर्ब। वर्ब की विशेषता तो बताएगा ही, उसका प्राइमरी काम है, लेकिन इसके अलावा इट कैन ऑल्सो क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, इट कैन ऑल्सो क्वालिफाई अनदर एडवर्ब। तो ये इसकी बेसिक बुनियादी चीज है। और इसमें कोई सैंपल सेंटेंस से हम समझते हैं बात। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है ही टॉक्स, बात करता है जी। कैसे करता है? ही टॉक्स स्लोली, ही टॉक्स सपोज करो शाइली, शर्मा के बात करता है। तो ये जो वर्ड्स मैं लगा रहा हूं इसके आगे, जिनके साथ सुफिक्स एलवाई लगी हुई है, शाई का शाइली बनाया है, स्लो का स्लोली बना है, मतलब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने की प्रोसेस है एलवाई लगा के। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? बोलने को। कि कैसे बोलता है? धीरे धीरे। ठीक, तो एडवर्ब माने ऐसे शब्द हैं जो यहां पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहां वर्ब की विशेषता या उसके गुणों में इजाफा कर रहा है। ऐसे अगर कोई एडजेक्टिव लगा होता, सपोज करो यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ही टॉक्स, पहले एक एडवर्ब वाला कर लेते हैं कि एडवर्ब, अब ये खुद भी एडवर्ब है लेकिन इसके साथ मैंने एक और एडवर्ब जोड़ दी। क्या बन गया? बात करता है वेरी स्लोली। तो ये जो वर्ड वेरी है ये अपने ही कैटेगरी को, ये भी एडवर्ब ये भी एडवर्ब, और वर्ब को ये वाली एडवर्ब कर रही थी, उसके बाद इस एडवर्ब को ये वाली एडवर्ब क्वालिफाई करने का मतलब है उसमें फर्दर मीनिंग एनहांस कर रही है उसका, या फर्दर उसके मीनिंग को चेंज कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, उसके मीनिंग को चेंज कर सकता है, और एडजेक्टिव को तो कर ही सकता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, बड़ा अच्छा लड़का है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये गुड एडजेक्टिव था क्योंकि ये विशेषता बता रहा था बॉय की, तो इसको फर्दर क्वालिफाई कर दिया वेरी ने। तो इस तरह से एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच कैन क्वालिफाई आइदर अनदर एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ठीक है। हिंदी में तो देखो इसका नाम है क्रिया विशेषण, तो हमें तो शायद ये बताया गया होगा कि ये क्रिया की ही विशेषता बताएगा, पर सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बता सकता, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है। अब जरूरत चाहिए है कि ये बेसिकली हमने क्यों पढ़ने हैं या कहां से इनका रोल आ रहा है। तो एडवर्ब्स जो हैं इनकी खूब सारी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स इन द सेंस की कुछ एडवर्ब टाइम की हैं, कुछ एडवर्ब प्लेस की हैं, कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की हैं, है ना। तो ऐसे इसकी डिविजन्स कर लेते हैं। पहले लिख दीजिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, लिखनी पहले समटाइम्स, ऑफन, लिख लो इनके नाम। मैं अब नाम ले रहा हूं सारे, देखो क्या क्या है। नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लेट, डेली, फॉर्मली, नेवर। फिर से रिपीट करूंगा। एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब में फर्स्ट वन इज विच शोज टाइम। टाइम माने व्हेन, कब होगा, तो उसमें कौन कौन सा आना? सून, बिफोर, नाउ, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लेटली, डेली, फॉर्मली, नेवर, फॉर्मरली है वैसे, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सून, एटसेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देखो, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में जो जगह बताएंगे, तो जगह बताने के लिए यहां वहां, हेयर, देयर, हिदर, दिदर, या लिख लो विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एवरीवेयर, अपवर्ड, बैकवर्ड, एटसेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या है, हियर देयर हिदर दिदर इन आउट विद इन विदाउट अबव बिलो इनसाइड अंडर आउटसाइड फार नियर एवरीवेयर अप अवे बैकवर्ड एटसेट्रा। 2 5 7 दिख रही, कोई दिक्कत नहीं। आइडिया ले रहे हैं ना कि ऐसे शब्द जो हमें दूरी से संबंध बताएंगे, जगह से संबंधित करेंगे, ऐसे शब्द जो हमें वक्त से जोड़ेंगे, पहले, बाद में, कल, परसों, आज, ये सारी ही एडवर्ब्स हैं। वक्त की हैं, कुछ कुछ जगह की हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी जल्दी कोई काम होता है। तो कुछ काम डेली होते हैं, डेली उठते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली कॉलेज आ रहे हैं, है ना, तो डेली। फिर कोई काम हफ्ते में एक बार करना, वीकली। कोई काम एक बार करना, वंस। कोई काम 2 बार करना, ट्वाइस। कोई काम 3 बार हो रहा है, थ्राइस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी एडवर्ब्स हैं। और कैसी एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा बार बार करना, अगेन। बहुत कम करना, सेल्डम। ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सेल्डम, SELDOM। सेल्डम मतलब बहुत कम। फिर नेवर, इसमें भी आना। समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, बार बार हो रही चीज, तो इसमें ऑलवेज, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, एवर हमेशा, फिर अगेन तो आना ही है इसमें, अगेन बार बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इसके अलावा चीजें जैसे ऑफन, अमेरिकन इसको ऑफ्टन प्रोनाउंस करते हैं, ऑलवेज। ये वाले वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब कैसे, मैनर, क्वालिटी, स्टेट, तीनों चीजें इसमें आ जाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्वालिटी, स्टेट। तो इनमें जो एडवर्ब्स आनी है, हमने शब्द चाहिए हमें, शब्द कौन कौन से मिलेंगे नॉर्मली? 10, THUS। सो, कॉमा कॉमा लगा के लिखने, वेल, वेल, इल, ILL, बैडली, probably, certainly, conveniently, etc. etc. इसके अलावा किसमें कौन सी आ जाएंगी? ये तो कुछ एक लिख दी ना, इसके अलावा कौन सी आ जाएंगी? ऐसे एडवर्ब्स जो बनती हैं एडजेक्टिव से मिलके, और एडजेक्टिव के साथ हम ly जोड़ देते हैं। जैसे लक, लकीली, हैप्पी, हैप्पीली, बोल्ड, बोल्डली, लाउड, लाउडली, फूलिश, फूलिशली। वो सारी एडवर्ब्स इस क्वालिटी की हैं। मैनर, क्वालिटी, स्टेट। ठीक है जी। तो सिंपल आप ये लिख लें, एडजेक्टिव प्लस ly वाली जिस भी कैटेगरी की बिलोंग करेंगी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। डिग्री ये दिखाता है कि कितने हद तक काम कंप्लीट हुआ या कितने हद तक कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए वर्ड है मेरे पास क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री के लिए। ये तो मैनर हो गया ना, एक्सटेंट, क्वांटिटी और डिग्री, ये चीज बतानी है। कितने शब्द बता सकते हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो? तो उसके लिए वर्ड्स है मेरे पास, जैसे वेरी, कॉमा मच, कॉमा टू, TOO, कॉमा क्वाइट, QUITE। फिर मेरे पास वर्ड है ऑलमोस्ट। फिर वो 3 है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। फिर मेरे पास वर्ड है रादर, समवट, हाफ, पार्टली, होली, एटसेट्रा। रादर, समवट, हाफ, पार्टली, पार्टली होता है आंशिक, होली, होली माने पूरी तरह से, एटसेट्रा। फिर हाँ या ना करने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, तो वो एडवर्ब्स होती हैं, यस या नो जिसको हम कहते हैं। तो एफर्मेशन के लिए और डिनाई करने के लिए। एफर्मेशन करने के लिए, एफर्मेटिंग एंड डिनाइंग, इसके लिए मेरे पास कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? तो उसको हम लोग मतलब शब्द लिख रहे हैं, आपको शायद आज आप उस चीज को समझ पाए कि ये एडवर्ब्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, करते हैं हम यूज, वर्ड्स भी हम करते हैं यूज, ये हमें पता भी है काफी वर्ड, बट ये कि किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो एफर्मेशन और डिनाइंग के लिए, हाँ या ना बोलने के लिए, तो सबसे कॉमन क्या है? यस एंड नो, है ना। एक नेवर भी आता है ना के लिए, यस, नो। फिर जैसे हम बोलते हैं कई बार बाय ऑल मीन्स, की पूरी तरह से, है ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस भी कहां पे हैं? एफर्मेशन या डिनाइंग के लिए यूज करने हैं। इसमें जो
हाँ जी, नोप, फिर या, पाई एच, या आपने ये स्पोकन इंग्लिश में बड़ा सुना होगा, ने, एन ए वाई, ये ने भी नो की सेंस में, क्योंकि हम भी देखो ना, नहीं थोड़ी है, नाना है, अरे ना, कई कुछ तो बोलते हैं हिंदी में भी हम, तो वैसे यहां भी खूब सारे वर्ड्स हैं विच कैन यू यूज फॉर अफर्मेशन एंड डिनाई। देन वी हैव वर्ड जो बताते हैं रीजन, है ना, तो उसके लिए कुछ एक कंजंक्शन आते हैं जो रीजन की सेंस में, जैसे देयरफॉर, जैसे कॉन्सिक्वेंटली, जैसे हेंस, जैसे सो, दस, THUS एटसेट्रा। तो दो चार वर्ड ये हैं जो बताते हैं। अब ये वाली जो सारी टाइप्स थी ये बिलोंग करती थी सिंपल, ये इन सबको क्या कहते हैं, सिंपल एडवर्ब्स। और अब आ जाएंगी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सवाल पूछने के काम आएंगे, इसमें भी कुछ वर्ड्स हमने लिखने बस। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो सवाल पूछने के काम आएंगे। और कौन कौन सी एडवर्ब सवाल पूछेंगे, अगर तो वक्त के बारे में पूछना है तो व्हेन, अरे यही पूछेंगे ना, या कितनी देर से तो हम पूछ लेंगे हाउ लॉन्ग। ये इंटेरोगेटिव आ गई सवाल पूछने वाली, और टाइम पूछना है तो ऐसे ही व्हेन या हाउ लॉन्ग। अगर जगह पूछनी है तो क्या लिखेंगे, वेयर, कहां, वेयर इज माई मदर। या इसके साथ अगर डायरेक्शन भी इस्तेमाल होती है तो विदर आता है एक वर्ड, कहां को, कहां को जा रहा है भैया, इस सेंस में। तो वहां वेयर आर यू ऑफ टू, आजकल तो ऐसा करता है। और जो हमारा थोड़ा सा मेडिवल यूजेज है, जब पुराना यूजेज है, उसमें विदर शब्द भी दिखता है। खास करके जैसे आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह पढ़ा था तो उधर भी ये चीजें रिफ्लेक्ट होती थी। फिर जैसे फ्रीक्वेंसी बतानी है तो वहां सवाल आंसर तो मिल गया हमें कि कितनी बार जाता है दोस्त से मिलने, जी अक्सर जाता हूं, कभी नहीं जाता, कभी कभार जाता हूं, वो आंसर है। क्वेश्चन किससे पूछा, क्वेश्चन पूछने के लिए एडवर्ब है हाउ ऑफन डू यू विजिट योर फ्रेंड, तो बोलेगा आई सेल्डम विजिट माई फ्रेंड। या अगर मुझे पूछना है कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी पर्सन अगर आंसर देना है, जैसे वही क्वांटिटी बतानी है, कितने लोगों ने अटेंड की, बहुत सारे लोगों ने अटेंड की जी, है ना, तो हाउ मैनी पीपल। और हाउ मैनी का जवाब फ्यू के साथ भी आ सकता है क्योंकि नंबर्स बताने हैं। देन वी हैव क्वांटिटी या डिग्री, इसमें हाउ ट्रू, टू व्हाट एक्सटेंट स्टेटमेंट वाज ट्रू, ऐसे। और कॉज और रीजन के लिए वाई, सबसे कॉमन कॉज और रीजन के लिए वाई। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं हमारे पास जो हमें बताती हैं अबाउट क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, जिसका आंसर नॉर्मली कोई एडवर्ब होगा। ऐसे ही रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स बेसिकली रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे शायद आइडिया लग जाए। आई नो हाउ यू सिंग, ये वाला जो वर्ड है रिलेट कर रहा है ना, हाउ नो, आई नो हाउ वेल यू सिंग, कितना अच्छा गाते हो। तो यहां सवाल पूछने के लिए नहीं, दो क्लॉजेस को, दो हिस्सों को आपस में लिंक करने के काम आ रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब। इसमें भी कुछ एक नाम है जो आप नोट कर सकते हैं। तो नाम मोटे तौर पे कौन कौन से हैं, तो एक तो जैसे ये वेयर या वाई है ना, हाउ काम कर रहा है यहाँ, मुझे पता है तुम क्यों गाते हो, आई नो वाई यू सिंग। कहां गाते हो, आई नो वेयर यू सिंग। तो ये जो शब्द पहले सवाल पूछने के काम आ रहे थे, अब रिलेशन एस्टैब्लिश करने के काम आ रहे। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब्स में बेसिकली ये क्या करेगा, ये एंटीसीडेंट जो पहले आ रही है चीज, उसको आगे सेकंड हिस्से के साथ, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस रिलेट कर देगा। उसमें जितने भी हमारे ये WH वाले थे ना, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे ही काम कर सकते हैं एज रिलेटिव एडवर्ब। जो पहले आए मतलब वो रिलेशन बताने लग गया। अब ये सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि आगे फुल स्टॉप ही लगाया, इतना सा झगड़ा। ठीक है, अच्छा इसमें खास बातें, एक और खास बात ये कि जैसे ये जो एडवर्ब्स है ना, ये भी कह लीजिए एडजेक्टिव की तरह फॉर्म बदल देती हैं, कुछ, सारी तो नहीं, कुछ। जैसे सपोज करो मैंने वर्ड बनाया ब्यूटीफुल, ये है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, ठीक।
और ब्यूटीफुल, ये है एडजेक्टिव। अब इससे मैंने एडवर्ब बनानी है। एडवर्ब बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं? ly, तो बन गया ब्यूटीफुली। पर ज्यादा ब्यूटीफुली, जैसे शी स्माइल्स ब्यूटीफुली। अब दो लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे बताना है कौन ज्यादा अच्छे से करता है। तो शी स्माइल्स मोर ब्यूटीफुली देन द अदर पर्सन। समझ रहे हैं बात? तो ये ब्यूटीफुली भी कैसे मोर और मोस्ट के साथ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जा सकता है, मोस्ट के साथ सुपरलेटिव में भी जा सकता है। तो जैसे एडजेक्टिव्स में डिग्रीज एग्जिस्ट करती हैं, वैसे ही कुछ एडवर्ब्स हमारी भी उन डिग्री वाले रूल को फॉलो कर लेती है, पर करेगी एडवर्ब बन के, करेगी एडवर्ब बन के। चलिए, और इसके अलावा ना कुछ फ्रेजेस हमें देखने को मिलती हैं। इनको हम फ्रेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे बिहेव कर रहे हैं? एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ एक लिख लेते हैं ताकि चलो कभी दिख जाए तो हमें आइडिया लग जाए, बस इतना सही करना है। तो जैसे वर्ड्स हैं, जैसे बाय ऑल मीन्स, हाँ पूरी तरह से बाय ऑल मीन्स। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं। एक वर्ड आता है बाय द बाय, एक वर्ड आता है बाय द वे। ये वाला शायद हम यूज करते भी हैं, बाय द वे, है ना, वो ये है। इसका मतलब ही इंसिडेंटली है कि कहीं ऐसा तो नहीं। बाय द बाय, इंसिडेंटली, बेसिकली अर्थ क्या है? इंसिडेंटली, कि जैसे संयोग से, संयोगवश जिसको हम बोलते हैं कई बार, उस सेंस में। सेंस वो है, एग्जैक्टली तो वो नहीं है, पर सेंस वैसी है। फिर इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं, जैसे इनसाइड आउट, अपसाइड डाउन, टू बी श्योर, वंस अपॉन अ टाइम, कहानी सुनानी होता है, एक बार कभी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन जवाली देयर वाज अ किंग, कि एक बार की बात है जवाली में राजा था। तो वो जो एक बार की बात है उसके लिए फ्रेज है वंस अपॉन अ टाइम। ऐसे ही और एट प्रेजेंट, इन फ्यूचर, इन जनरल, इन पर्टिकुलर, इन शॉर्ट, एट लार्ज, इस तरह के वर्ड्स, ये जर्नली सारी क्या है? एडवर्बियल फ्रेजेस। दोबारा रिपीट करूं? चलो एक बार रिपीट कर देता हूं सारी, जो तुम्हें याद रहेगा रख लेना। देखो क्या क्या: एट रैंडम, ऑफ कोर्स, एट लेंथ, इन फैक्ट, ऑफ अ ट्रूथ, in general, in particular, in short, at large, in vain, on a high, of old, after all, at first, at last, at least, at last, at all, at most, at best, in future, at present. फिर by all means, by no means, by the way, once upon a time, inside out, upside down, to be sure, head foremost, head downward, topsy turvy, head over heels. head over heels भी होता है कि पूरी तरह से। I fell in love head over heels, ये मतलब सिर से लेके हील्स तक पूरी तरह से डूब गया, उस सेंस में बात। ठीक, तो काफी सारे ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिल रहे हैं, जितने लिख पाए ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देना था आपको कि दीज आर ऑल एडवर्बियल फ्रेजेस। अब मैं आ रहा हूं इस बुक के ऊपर, जो आपके पास भी है ही, ठीक है। और इसमें क्या रख रखा है? कुछ करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब्स। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा, तो इसका टाइटल हो गया करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब्स। और सैंपल बुक जो हमने यूज करनी है आपके पास भी है, वो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो पहले रूल में तो उसने यही बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कि कैसे एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, और किसी दूसरी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई कर सकती है। उसका एग्जांपल है। तो सेकंड क्या है? तो अगर आपने नोट डाउन कर लेने तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से कर लें, बाद में लिख लें, एज पर योर कन्वीनियंस। अच्छा चलिए, सेकंड रूल समझे, पहले साथ साथ लिखना है, आपकी मर्जी है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्या लिख रहा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसमें आ गया ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, जस्ट। तो ये सारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इनकी प्लेसमेंट कहां होगी? इमीडिएटली। देखो इसकी प्लेसमेंट होगी कहां? इमीडिएटली आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इमीडिएटली आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, या दूसरे तरीके से कहूं तो मेन वर्ब से पहले, या लिख सकता हूं बिफोर या इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब, जैसे इन्होंने लिखा है। पर अगर ऐसे वाक्य हैं जहां हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, अरे अभी ऐसे वाक्य होते हैं ना, जैसे आई सी यू, देखता हूं तुम्हें, पर अब ये कह रहा है कि मैं
इसकी प्लेसमेंट कहां करनी थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इसमें तो अभी हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही, तो क्या दिख रही है, मेन वर्ब, तो इससे पहले लगा दो। सिंपल सा रूल। कौन सी एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई ऑलवेज सी यू, आई नेवर सी यू, आई समटाइम्स सी यू, इस सेंस में बात कर रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सपोज करो ही हैज ऑफन हेल्प्ड मी, तो हैज थी हेल्पिंग वर्ब, तो बाद में लगा दिया ऑफन, ये कह रहा है बस। दूसरी वेरिएशन इसमें, इसी के अंदर, इसी रूल के अंदर वेरिएशन ये है, अगर मान लेते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य बना, वाक्य किससे बना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज एम आर से सेंटेंस बना, बाकी मेन वर्ब है ही नहीं, तो फिर इज एम आर के बाद ही, जैसे आई एम अवेलेबल, सपोज करो मैंने ये लिखा, तो मुझे लगाना है हमेशा अवेलेबल हूं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो सिंपल रूल क्या हो जाएगा कि जो टू बी है, टू बी माने होने वाली वर्ब, जो खुद तो नहीं लगती, लेकिन इसके साथ क्या कहा जाता है, मतलब कभी खुद भी लग सकती है, ऐसे तो नहीं कि नहीं लगती, बट ये कि नॉर्मली क्या लगेगा इसकी जगह, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, मतलब ये इस फॉर्म में ज्यादा लगती है, इज एम आर वगैरह सब इससे निकल के आए। तो जब इससे निकले तो इसके तुरंत बाद हमने क्या यूज करनी है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बोल रहा है, ये कितने पॉइंट्स में बोल रहा है इसने, दो का पहला पॉइंट भी और सेकंड पॉइंट, दो का पहला पॉइंट, दो का पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद अगले उसने कहा अदर कॉमन एडवर्ब्स कमिंग एट दिस पोजीशन आर, इसके अलावा कुछ और एडवर्ब्स भी हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन वो भी इसी पोजीशन पे आती हैं। उनमें कौन कौन आएंगी, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, ये एक्सटेंट और मैनर वाली हैं। ये कहां से आई एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंट और मैनर, तो वहां पे भी इनकी प्लेसमेंट भी कहां है हमारे पास, आफ्टर द, देखो मैं इसको कैसे कहता हूं कि आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अगर हेल्पिंग वर्ब है, फिर चाहे इज एम आर से वाक्य बना तब भी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब ही गया, तो ये रूल हमारा ज्यादा सॉलिड है क्योंकि ये दोनों को कवर कर लेगा। बिफोर द मेन वर्ब लगाएंगे अगर मेन वर्ब दी है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब तो होगी ही, उसके बिना तो सेंटेंस बनना ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, और क्या जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, तो ये इनकी प्लेसमेंट है। और इसमें थर्ड रूल ये कहता है कि ओनली को बड़े ध्यान से यूज करना है, ओनली को बड़े ध्यान से यूज करना है। तो मैं कल भी एक सेंटेंस करवा रहा था वहां बच्चों को, तो वही देख लेते हैं। तो हमने लिखा था, शायद पता नहीं कैसे लिखा, मैं कुछ चेंज कर देता हूं, आई नो वाई द बर्ड सिंग्स। अब सपोज करो ये सेंटेंस है और मेरे पास एडवर्ब है ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। देखो इसकी प्लेसमेंट जिस शब्द से पहले लग जाएगी उसका मीनिंग चेंज कर देगी। अगर यहां लगाया केवल मैं जानता हूं, मैं केवल जानता ही हूं बस, आई नो, इससे पहले अगर इसको ओनली यहां प्लेस करूंगा तो इस सारे का मीनिंग चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर मैं बोलूं आई नो वाई ओनली द बर्ड सिंग्स, तो सिर्फ पक्षी ही क्यों गा रहा है, आई नो ओनली, आई नो वाई ओनली द बर्ड, सॉरी आई नो वाई द बर्ड ओनली सिंग्स, डांस क्यों नहीं कर रहा भाई, सिर्फ गा ही क्यों रहा है। तो ये ओनली जहां जहां बैठ जाएगा अकॉर्डिंगली ये उस वर्ड का जो इसके बाद आने वाला है उसका मीनिंग उसमें थोड़ी चेंजेस करेगा, उसके ऊपर स्ट्रेस ले आता है एक तरह का, उसको इंपॉर्टेंट बना देता है, उसके एंगल से बात करनी शुरू कर देते हैं। तो यही इन्होंने लिखा है रूल 3 में, दैट वर्ब ओनली शुड बी प्लेस्ड केयरफुली इन अ सेंटेंस, इट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और वर्ड्स, जैसे यहां पूरे वर्ड से पहले लगाओ जिसको भी आप मॉडिफाई करना चाहते, ठीक हो जाएगा। फोर्थ रूल इसमें जिसकी बात की उसने, फोर्थ रूल में कहता है कि डबल नेगेटिव नहीं लगाना। ये तो बड़ी कॉमन सी वैसे बात है, जैसे सपोज करो सेंटेंस है आई हैव डन, सॉरी आई हैव नॉट डन, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा है आई हैव नॉट डन नो होमवर्क, तो ऑब्वियस है सेंटेंस गड़बड़ हो रही है। या तो मैं इस नॉट को उड़ा दूं आई हैव डन नो होमवर्क, या मैं इसको उड़ाऊं आई हैव नॉट डन होमवर्क, सेंस तो तभी बन रही है ना। ऐसे ये डबल नेगेटिव हो रहा है जो कि यूजलेस है। तो यही हमारा नेक्स्ट रूल है। फिर कई जगह ये कहता है कि कई बार हम एडजेक्टिव्स ही लगवा देते हैं इन प्लेस ऑफ एडवर्ब,
लगाना है एडवर्ब, लेकिन लगा देते हैं एडजेक्टिव। जैसे ये अभी हमने लिखा था ही टॉक्स स्लो, तो स्लो नहीं होगा ना, यहाँ क्या लगना है, स्लोली। इस सेंस में बात कर रहा है कि डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स इन प्लेस ऑफ एडवर्ब्स। जहां एडवर्ब्स की जरूरत है वहां एडवर्ब्स ही लगाने। फिर एवर और नेवर को बोला उसने कि एवर और नेवर को आपस में कंफ्यूज ना करें। एवर का मतलब होता है हमेशा, आई शैल एवर बी इन योर डेट, हमेशा आभारी रहूंगा। एक सेंस इसकी कैसी है, फॉर एवर की, देखो फॉर एवर हमेशा रहेगा जो चीज, हम ऐसे लिखते हैं ना। और नेवर मतलब कभी नहीं, तो आपस में नेगेटिव है ना। तो अगर वाक्य लिख रहा है ही सेल्डम विजिट्स हिज फ्रेंड, ही सेल्डम और एवर विजिट्स हिज फ्रेंड, तो एवर गलत है यहां, क्योंकि सेल्डम का मतलब है बहुत कम, एवर है हमेशा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। लगना क्या चाहिए, ही सेल्डम और नेवर विजिट्स हिज फ्रेंड, कि या तो बहुत कम करता है या करता ही नहीं विजिट। तो ये सेंसेस ने बनाने की यहां कोशिश की। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल में हमसे कहता है कि ये दो पेयर हैं और ऐसे यूज करने हैं। एल्स के साथ यूज करना है बट, और अदर के साथ यूज करना है देन। मतलब क्या है कि जैसे आई नो नो वन अदर देन माई फ्रेंड, आई अंडरस्टैंड नो वन अदर देन माई फ्रेंड, मतलब इसको छोड़ के, इसके अलावा। देयर इज नो, सपोज करो बुक, या देयर इज नो अलमीरा इन दिस रूम अदर देन दिस अलमीरा। इस अलमीरा या जैसे इस रूम में देखो छाता यही है। देयर इज नो अम्ब्रेला इन दिस रूम अदर देन दिस अम्ब्रेला। तो ये कहना चाह रहा है कि अदर के साथ हमने क्या लगाना है, देन। दूसरा आ गया एल्स और बट वाला। तो जैसे एल्स बट की भी सेंस यही है कि इसको छोड़ के, पर एल्स के साथ लगेगा बट। जैसे एल्स इट हैज नो, इट हैज नथिंग एल्स, या ही हैज नथिंग एल्स बट ऑनेस्टी। ही पर्सन के पास ही हैज नथिंग एल्स, कि उसके पास कुछ नहीं है सिवाय ऑनेस्टी के। पर देखो लिखा कैसे, ही हैज नथिंग एल्स बट ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो एल्स के साथ मेरा कॉम्बिनेशन कौन बताएगा, बट बताएगा। ये कहना चाह रहा है बस। हाँ, मोटे तौर पे अर्थ सेम ही हुए ना, कि उसको छोड़ के या इसके अलावा नहीं है, या उस पर्सन के अलावा कोई नहीं। तो ये एल्स और बट के साथ कॉम्बिनेशन है, अदर शुड बी फॉलोड बाय देन। ऐसे ही कुछ छोटी सी चीज लिखी, हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगी, पर चलिए जनरली ये ठीक है। जनरली क्या ठीक है, इसने बोला कि वेरी का प्रयोग करना है और मच का प्रयोग करना है। कब वेरी लगेगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ। ये हमने किया भी था, दिस इज अ वेरी गुड बुक, ये नहीं बोला था दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज अ वेरी गुड बुक। और अगर कंपैरेटिव बनाना है कि बुक दूसरे से अच्छा है, और उस सिंपल कंपैरेटिव को आगे क्वालिफाई करना है एडवर्ब लगा के, क्योंकि वो तो कंपैरिजन किसका, एडजेक्टिव का कंपैरिजन है, उसमें एडवर्ब लगेगी तो मच। जैसे दिस इज मच बेटर, बेटर के साथ अगर हमने लगाना है तो वेरी बेटर नहीं होगा, क्या होगा, मच का प्रयोग होगा किसके साथ, कंपैरेटिव। समझे बात कुछ, पिछले वाले से रिलेट करके देखना है। वहां एडजेक्टिव लगा रहे थे जब हम सुपर पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में, तो जैसे स्मार्टर था या स्मार्ट था, तो शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल बोल सकता हूं, शी इज मच स्मार्ट गर्ल नहीं बोलूंगा। स्मार्टर है उसके साथ वो वेरी की सेंस अगर देनी है, ज्यादा बढ़ा के कोई चीज बतानी है, तो मैं यूज करूंगा मच। ऐसे ही इसमें फर्दर इसी को एक्सटेंड किया। तो हमने पहले भी ये बात पढ़ी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो नाउन की तरह बिहेव करती है, जैसे कुकिंग ऑयल, स्विमिंग सूट, स्मोकिंग, ऐसा। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली आ जाए तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है। पर कुछ केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नाउन जो बना, जैसे सपोज करो राइटिंग बना, है ना, या कह लीजिए सरप्राइजिंग बना आईएनजी लगा के, इसको अगर मैंने फर्दर क्वालिफाई करना है, नाउन बन रहा है ना ये, इसकी फर्दर हमने अगर वर्ब फॉर्म की बतानी है तो मैं वेरी का इस्तेमाल करूंगा।
इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग एक्ट, ऐसे बोलूंगा। ठीक, और अगर थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव, इसको मैंने फर्दर और बताना है तो मैं मच का इस्तेमाल करूंगा। से आई वॉज मच सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, तो वेरी सरप्राइज की जगह क्या लिखना है, मच सरप्राइज। हालांकि हमेशा तो नहीं फॉलो होता है क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल में, बट जनरली इट इज फॉलोड। बाकी ये वाला तो फॉलो करना ही है, वेरी को पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच को कंपैरेटिव के साथ। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं, उसमें आती है एक टू और एक आती है इनफ। बड़ी आसान सी है। टू का मतलब भी ज्यादा, बढ़ के, अधिकता, किसी चीज की प्रचुरता, है ना, एबंडेंस, और इनफ भी ज्यादा। पर इनकी प्लेसमेंट, जिसको क्वालिफाई करना शब्द को, ये लगेगी उससे पहले और ये लगेगा उसके बाद। जैसे शी इज टू स्मार्ट, तो कितनी स्मार्ट है, कुछ ज्यादा ही। और नॉर्मली इसके साथ कोई और फ्रेज भी लगी होती है, शी इज टू स्मार्ट फॉर दिस, कि तू इसको ऐसे बोल रहा है, ये इससे ज्यादा स्मार्ट है वो, है ना। कि ऐसे आप छोटी सी चीज को लिख रहे हो, आपको लग रहा है यार सभी बुद्धू बन जाते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे नो नो शी इज टू स्मार्ट, मतलब वो पकड़ में नहीं आएगा, दैट पर्सन इज क्लेवरर देन दिस, जो भी सिचुएशन होगी। और अगर मुझे लगाना है कि वो इतनी स्मार्ट तो है कि पकड़ लेगी, वो इतना स्मार्ट तो है, तो शी इज टू पहले लगता है और स्मार्ट मतलब एडजेक्टिव के बाद लगाना है, शी इज स्मार्ट इनफ फॉर दिस। समझे, प्लेसमेंट का फर्क है, लगभग लगभग मीनिंग दोनों का सेम ही है, पर प्लेसमेंट का फर्क है। जैसे यहां इन्होंने लिखा है कि मंगल इतना तो अमीर है कि कार खरीद सके, तो मंगल इज रिच इनफ टू बाय अ कार। समझे बात क्या लिख रहे हैं, इनफ की प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो प्लेसमेंट नॉर्मली किससे पहले, एडजेक्टिव से पहले तो टू, एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे तो इनफ, लगभग सेंस सेम है। अच्छा, फिर नेवर को कहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना उसके साथ हम नहीं लगा सकते, ना ही नेवर को नॉट की जगह पे लगा सकते हैं। जैसे आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हर, तो ये चीज नहीं लिखेंगे, वी कैन से वी आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट हर। या अगर ऐसा लिखना है कि रस्किन वॉज नेवर बॉर्न इन लंदन, तो नेवर का मतलब होता है कि कभी नहीं। इवन जनरल एक रूल ये भी है, आम बाल बोल चाल में हम ये बात कहते हैं, स्पोकन में भी और रिटन में भी, नेवर से नेवर। क्या बोलते हैं, नेवर से नेवर। कभी मत ऐसा लाइफ में बोलो कि मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं कब सिचुएशन बदल जाए और आपको आपकी ही बात से मुकरना पड़े। इसलिए ये बोलते हैं नेवर से नेवर, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जिंदगी में ऐसा कोई क्लेम नहीं आप कर पाओगे लाइफ में कि जी मैं कभी नहीं खाऊंगा फलानी चीज, मत बोलो। पता नहीं कौन सी मूवमेंट पे कौन से डॉक्टर ने क्या बोल देना है, समझ गए। इसलिए जनरल स्टेटमेंट देते हैं हम, नेवर से नेवर। हमेशा कहो नॉट, कि वो अभी के लिए ट्रू है, सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड लाइक, जिसमें देखो ना क्वाइट का क्या मतलब होता है, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है वेरी और क्वाइट को लेके। तो क्वाइट जो वर्ड है ना, क्वाइट, इसका मतलब है नॉट वेरी, मतलब फेयरली, मतलब फेयरली मतलब ठीक ठाक, सफिशिएंटली मतलब ठीक ठाक कहते हैं, ओके कह देते हैं, या हम बोलते हैं कि यार सफिशिएंटली मतलब ठीक है, जितना चाहिए उतना है। बट नॉर्मल अर्थ क्या है, नॉट वेरी, बड़ी ज्यादा नहीं चीज, है ना। जैसे शी इज क्वाइट स्मार्ट, तो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना चाहिए, सफिशिएंटली स्मार्ट है। इस सेंस में क्वाइट शब्द का प्रयोग करते हैं, और वेरी की सेंस में इसको नहीं लगाना। फिर इसके अलावा यस या नो की मिस्टेक रहती है, तो यस जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, और नो जो है वो नेगेटिव, मतलब कह लीजिए कि एडवर्ब है तो नो निगेशन इंप्लाई करता है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई थी बड़ी आसान सी, कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है
तो उसके आंसर दो ही पॉसिबल है, यस या नो। यस माने कि अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है, नो माने कि नेगेटिव सेंटेंस से बताना। नेक्स्ट इसके बाद है स्टिल येट ऑलरेडी। स्टिल येट ऑलरेडी। स्टिल का मतलब अभी तक, येट का भी मतलब अभी तक ही है, और ऑलरेडी का मतलब है पहले ही। समझना, स्टिल मीन्स समथिंग इज द सेम एज बिफोर। आई एम हंग्री स्टिल, आई एम स्टिल हंग्री, जैसा पहले था वैसे ही हूं। येट का मतलब है अभी तक। आई हैव नॉट ईटन येट, अभी तक, इस पॉइंट तक, इस मोमेंट तक नहीं खाया। और जो हमारी एडवर्ब है ऑलरेडी, इसका मतलब है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि आई हैव ईटन अर्लियर, कि मैंने पहले ही खा लिया, इस मोमेंट से पहले ही कर लिया। आई ऑलरेडी नो इट, पहले से ही पता है, इस सेंस में। तो तीन है। और अगर येट और स्टिल की बात करें तो शी हैज नॉट गॉन येट, अभी तक नहीं गई है, इसका मतलब अभी वही है। यही हुआ ना, नहीं गया है कोई तो मतलब अभी तक वही है। तो इस सेंस में हम लोग इसको शी इज येट हियर ऐसे सेंस में यूज करने के बजाय वी विल से शी इज स्टिल हियर, क्योंकि येट का मतलब ही क्या होता है, अनटिल नाउ, अभी तक क्या स्थिति है। तो ये कॉमन सी कुछ दे रखी हैं उन्होंने यूज ऑफ एडवर्ब्स, जिसको हम लोग अपने शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े से कुछ सेंटेंसेस ले रखता हूं यूज ऑफ, करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स के ही, इसको देख लेते हैं 10-12 सेंटेंसेस। एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं फटाफट। तो जैसे पहले में तो उसने लिखा है ही इज एन ऑलमोस्ट ड्रंकर्ड। इसमें कमी क्या होगी आपकी समझ से? ऑलमोस्ट जो शब्द है वो एडवर्ब है, और इससे पहले ये एन की जरूरत नहीं है, पहले नहीं लगना, क्योंकि हमने बोला ना कि इसकी प्लेसमेंट कहां होगी, ये होगी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। पर आर्टिकल नहीं आएगा इससे पहले, आर्टिकल तो इसके लिए लगाना था ना, आर्टिकल तो इसके लिए लगाना था ना, तो इससे पहले लिख दिया है। तो ही इज ऑलमोस्ट ए ड्रंकर्ड, ये इसका मतलब ड्रंकर्ड है शराबी। ठीक, तो ऑलमोस्ट से पहले एन गलत लगा है, ही इज ऑलमोस्ट, ठीक है कि लगभग शराबी है, पर ये जो लगभग शब्द है एडवर्ब है, इसलिए इसकी प्लेसमेंट है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब थी, और ये एन एक्स्ट्रा ये यहां आना है। तो एन तो इसको देख के तो एन लगाया था, और यहाँ ड्रंकर्ड है तो ही इज ऑलमोस्ट ड्रंकर्ड, ये माने बेसिकली इसको प्लेसमेंट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। देन मोर मैन हैव मोर दे डिजायर। इसमें ध्यान दें, यहां पता नहीं अब आपने इसमें किया है कि नहीं, बट इसमें द लगता है साथ, ये आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कंपैरेटिव डिग्री जब इस तरह से यूज होती है तो हम द के साथ, द मोर मैन डिजायर द मोर दे वांट, कि जितना इंसान इच्छा करेगा उतनी उसको चीजें चाहिए। फिर आगे आया वी आर प्लीज्ड हाफ एंड सॉरी हाफ। तो जिस वर्ड को क्वालिफाई करना है उससे पहले लिखने हैं, और वैसे भी इसकी पोजीशन है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हाफ की। तो हमने लिखना है वी आर हाफ सॉरी एंड हाफ प्लीज्ड, या हाफ प्लीज्ड एंड हाफ सॉरी। देन अब दैट बॉक्स इज वेरी हैवी टू लिफ्ट, दैट बॉक्स इज वेरी हैवी टू लिफ्ट। तो वेरी जो है वो मतलब इतना हैवी है कि उठ नहीं सकता, इस सेंस में लिखना था। तो उसके लिए हम वेरी की जगह क्या यूज करेंगे, टू। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। अ स्नेक क्रीप्स वेरी साइलेंट, तो वही आ गया, साइलेंट नहीं, क्रीप कैसे करता है, रेंगता कैसे है, साइलेंटली। मतलब हमें एडजेक्टिव की जगह लगानी थी एडवर्ब। द स्नेक क्रीप्स वेरी साइलेंटली। ऐसे ही ही सीज माई हैंड क्वाइट रफली, तो ही
सीज माई हैंड रादर रफली। रादर मतलब लगभग की सेंस में, और क्वाइटली, क्वाइट होता है कंप्लीट सेंस में। तो इस वर्ब के साथ ये वाला मैच नहीं करेगा। वी सैट इन द शेड ऑलमोस्ट, तो फिर वही झगड़ा, वी सैट ऑलमोस्ट इन द शेड। जिस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं उससे पहले लगाना। और जैसे देखो ना, हाँ ये नंबर 9, प्रिसाइजली टेल मी हाउ इट हैपेंड, टेल मी प्रिसाइजली हाउ डिड इट हैपेंड। एडवर्ब के साथ मोस्टली जो दिक्कत आएगी आपको कभी भी अगर आप एडवर्ब वाला यूजेज करेंगे ना, तो हमेशा इसकी दिक्कत प्लेसमेंट से रिलेटेड आती है कि वो शब्द लगाना कहाँ था, वो मतलब ज्यादा झगड़े वाली बात होती है इसमें। या ये आ जाएगा कि एडजेक्टिव दिया हुआ एडवर्ब बना के लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब वाले सेगमेंट में यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्लेसमेंट, फिर उसका यूजेज, फिर ये जैसे वेरी, क्वाइट, इनके बीच में झगड़ा, ट्रू और इनफ का झगड़ा, ये ज्यादातर पूछता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना 24th नंबर देखना, दिस न्यूज इज मच शॉकिंग, है ना। तो उसने बोला कि आईएनजी वाली जो फॉर्म थी उसके साथ तो वेरी लगाना है, शॉक का आईएनजी लगा के जब बनाया तो मच नहीं, क्या करेंगे, वेरी शॉकिंग। आई वॉज शॉक्ड तब होना था आई वॉज मच शॉक्ड, थर्ड फॉर्म के साथ मच लगना है अगर हमें उसको एडवर्ब देना है, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ वेरी लगाना है, तो उस सेंस में बना है। ही इज वेरी ओल्ड टू हार्ड वर्क, ये याद ही रख लें आप सिंपल सा। अगर मान लो मुझे ऐसी सेंस देनी है कि इस काम को करने के लिए वो बड़ा ज्यादा कैपेबल या इनकैपेबल नहीं है इस सेंस में, तो फिर ऐसे लिखते, जैसे ही इज टू ओल्ड टू वर्क, इसका मतलब हुआ इतना बूढ़ा है कि काम नहीं कर सकता। तो टू के अंदर ना ये नेगेटिव कॉनोटेशन होती है कि ही इज टू ओल्ड, बहुत बूढ़ा है उस काम को करने के लिए। ठीक है, और इनफ पॉजिटिव सेंस में रहता है कि इतना कैपेबल है कि कर सके, टू इस सेंस में है कि नेगेटिव नहीं कर सकेगा मन। ठीक है, इसमें ये यूज होता है।